अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं मेरे बेटे नस्ट के नेट 1 के पेपर के अंदर आज के दिन आए हुए हैं फिजिक्स से कुछ सवालात। आज यानी कि आपके पास 4 दिसंबर 2025 को जो ज्यादातर सवालात देखे गए आपके पास, जो स्टूडेंट्स ने हमारे पास पेपर देकर आने के बाद रिपोर्ट किए, उन क्वेश्चंस को कलेक्शन करने के बाद आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है ताकि आप लोग भी मेरे बेटे इससे फायदा उठाओ और अपने भी आने वाले जो अगले दिन के नस्ट के टेस्ट हैं उनके अंदर आपके पास अच्छे से अच्छा स्कोर करके आओ। चलें आइए देखते हैं कि आपके पास क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपके पास इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एक पैरेलल कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर जिसमें चार्ज ऑलरेडी स्टोर्ड है, चार्ज ऑलरेडी स्टोर्ड है, इट्स वोल्टेज विल, उसके वोल्टेज के साथ क्या होगा। तो समझना मेरे बेटे, आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये रहा वो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सही हो गया सर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इस पे चार्ज ऑलरेडी स्टोर्ड है, यानी कि एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बिल्कुल सर, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इन्हीं प्लेट्स के दरमियान आपके पास क्या करूं, इन्हीं प्लेट्स के दरमियान सर मैं आपके पास लाके एक और, बल्कि एक और नहीं सॉरी, पहला डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं। ठीक है, तो जब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा आपके पास, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से आप ये बताइए कि जो इन चार्ज के दरमियान का वोल्टेज था उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आओ चेक करते हैं भाई क्या फर्क पड़ेगा आपके पास वोल्टेज के ऊपर। देखो, जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक लाके रखा तो जो पॉजिटिव प्लेट के करीब आपके पास इस इंसुलेटिंग मटेरियल का पोर्शन होगा वो पोलराइज होकर आपके पास नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। सिमिलरली जो कि आपके पास नेगेटिव प्लेट के करीब आपके पास डाइलेक्ट्रिक का पोर्शन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। अब प्लेट्स की अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पॉजिटिव नेगेटिव यहां डायरेक्टेड थी आपके पास, सही हो गया सर। डाइलेक्ट्रिक की भी अपनी एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां से यहां पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई हमारे पास, कम। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई हमारे पास मेरे बेटे, कम हो गई। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट वोल्टेज, वोल्टेज एक्चुअली आपके पास बराबर होता है किसके, ईडी के, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग देन वोल्टेज विल आल्सो डिक्रीज। वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगा आपके पास, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डिक्रीज होगी। नाउ लुक एट द आंसर, रिमेन द सेम। नहीं सर, सेम तो नहीं रहने वाला, चेंज तो होगा। क्या चेंज होगा, इंक्रीज के डिक्रीज। तो सर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इट विल डिक्रीज। हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वोल्टेज। डन हो गया सर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में कह रहे हैं एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन विच प्रोसेस। इनमें से कौन से प्रोसेस के अंदर आपके पास जो एंट्रोपी है बेटा वो कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या चीज होती है आपके पास, और समझते हैं। देखो बेटा, ये जो एंट्रोपी आपके पास, एंट्रोपी का मतलब होता है बिगाड़, यानी कि आपके पास वो अमाउंट ऑफ हीट जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, जिसने एटमॉस्फेयर का बिगाड़ कर देना है। जैसे कि हमारे पास जब हम चूल्हे पे पतीले को रखते हैं तो हमारी दी गई सारी हीट पतीले को नहीं मिल रही, कुछ ऐसी हवा में जाया, और ये आपके पास वो हीट है जिसको आप काम में नहीं लेकर आ सकते, वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो दैट एक्चुअली कॉजेज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी क्या है, जो कि आपके पास किसी भी सिस्टम की मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस को आपके पास बताता है कि कितनी है। एंड एंट्रोपी इज एक्चुअली गिवन बाय the amount of heat which is released or absorbed at what particular temperature। ठीक है, अब सवाल कह रहा है ए, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं आता। अब मेरे फॉर्मूले में तो चेंज इन टेम्परेचर आ ही नहीं रहा, वो तो पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट देयर इज अ वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ना, कोई तो वैल्यू होगी। इसका मतलब आपके पास इस पे टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है। दिस होल थिंग कैन नॉट बी जीरो। व्हाई? बिकॉज़ आइसोथर्मल प्रोसेस में एक रिजर्वॉयर भी होता है जो कि हीट प्रोवाइड कर रहा होता है टू कंपनसेट दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सही है, तो आपके पास मेरे बेटे इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट भी जा रही है, टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ है, तो देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। इट विल नॉट बी जीरो। जीरो क्यों निकाल लें सर फिर, इसलिए क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी जहां जीरो हो जाएगा इसका मतलब एंट्रोपी वहां पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आपके पास एंट्रोपी वहां पे क्या हो जाएगी, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। आओ और ऑप्शंस देखते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में भी सर हीट दी जाती है सिस्टम को, ठीक है, प्रेशर सेम रखा जाता है जिसकी वजह से सिस्टम वर्क भी करता है, उसके अंदर टेम्परेचर का भी चेंज आता है तो उसमें भी एंट्रोपी होगी। आइसोकोरिक प्रोसेस में भी सिस्टम को हीट दी जाती है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, और आपके पास सिर्फ वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि जो पिस्टन होता है सिस्टम
सिस्टम को उसको फिक्स कर देते हैं, तो इसका मतलब इसमें भी एंट्रोपी आ रही है सर। डी, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं मेरे बेटे जिसके अंदर आपके पास जो हीट है ना वो सिस्टम के अंदर जा सकती है ना वो सिस्टम से बाहर आ सकती है, जिसका मतलब पूरा हीट फ्लो ही कितना कर दिया आपने, जीरो। अगर आपने हीट फ्लो जीरो कर दिया तो जीरो अपॉन एनीथिंग विल बिकम जीरो, व्हिच मींस दैट एंट्रोपी कितनी हो जाएगी आपके पास, एंट्रोपी का चेंज जीरो हो जाएगा, और एंट्रोपी का चेंज जीरो होने का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। तो द ओनली प्रोसेस अमंग दीस प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहने वाली है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक हो गया। और देखते हैं और क्या कह रहे हैं भाई आपके पास आज नेट 1 के पेपर के अंदर। कह रहे हैं अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, एक स्ट्रिंग है मेरे पास जिसकी लेंथ बता दी कितनी है भाई आपके पास, L है। डन हो गया सर। वाइब्रेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड का मतलब एक लूप की फॉर्म में आपके पास वाइब्रेट कर रही है विद फ्रीक्वेंसी f, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल f हो गई। टू मेक इट वाइब्रेट इन 2 सेगमेंट्स, अगर मैं उसको 2 सेगमेंट्स में वाइब्रेट करवाना चाह रहा हूं, उसको मैं 2 सेगमेंट्स में वाइब्रेट करवाना चाह रहा हूं, तो आप ही बताइए कि मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, और सेम फ्रीक्वेंसी पे, सॉरी 2 सेगमेंट्स एट द सेम फ्रीक्वेंसी, व्हाट शुड बी द न्यू टेंशन, टेंशन कितनी बढ़ानी पड़ेगी मुझे स्ट्रिंग के अंदर। तो मेरे बेटे आपके पास सिंपली स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग का टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर ये बात याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी आपके पास जो होती है उसका फॉर्मूला होता है n/2l, जिसमें n इज द नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ सेगमेंट्स, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, और अंदर आता है हमारे पास अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी रखनी है, कब, जब 2 सेगमेंट्स हो और जितनी फंडामेंटल मोड की थी, यानी कि जब 2 सेगमेंट्स हो तब भी उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपके पास जितनी फंडामेंटल मोड की थी हमारे पास। डन हो गया। तो सेकंड वाले के लिए n की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 2। सही हो गया सर। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 2/2l, और अंदर आ जाएगा हमारे पास t-/μ। ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास सेकंड के लिए हम लोगों ने टेंशन को चेंज किया। व्हाट इज द न्यू टेंशन, न्यू टेंशन को मैं t डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और आपके पास पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी उस वक्त फंडामेंटल मोड में लूप होगा 1, तो इट विल बी 1/2l अंडर रूट t/μ। अब देखो आपके पास मैक्सिमम चीजें क्या हो रही है, ये 2l ने 2l को काट दिया आपके पास, अंडर रूट म्यू ने अंडर रूट म्यू को काट दिया। अगर मैं देखूं यहां से तो बचता क्या कि अंडर रूट t बराबर आ रहा है हमारे पास 2 अंडर रूट t डैश के। अब यहां पे स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड्स में ताकि कोई पर्टिकुलर मेरे पास मुझे फॉर्मूला बन सके। तो ये हो जाएगा सर t किसके बराबर आ रहा है आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ t डैश के, ठीक है, सॉरी 2 टाइम्स कह रहा हूं मैं यहां पे, 4 टाइम्स ऑफ t डैश के, ठीक है, t किसके बराबर आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ t डैश के। तो न्यू टेंशन इज t डैश, 4 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास t डैश किसके बराबर आ जाएगा, ओरिजिनल टेंशन से 4 गुना कम। तो अगर मैं ओरिजिनल टेंशन से 4 गुना कम टेंशन कर दूंगा तो मुझे 2 लूप्स बनते हुए नजर आएंगे। सही है, मुझे कितने लूप्स बनते हुए नजर आएंगे मेरे बेटे, 2 लूप्स बनते हुए नजर आएंगे आपके पास। नाउ लुक एट द ऑप्शन, सर डबल नहीं करना, 4 गुना नहीं करना, आधा भी नहीं करना, बल्कि क्वार्टर करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, t/4। आती है तक बात समझ में। आओ देखें और क्या दिया आज नस्ट वालों ने। क्या कह रहे हैं भाई नेट 1, कह रहे हैं इफ वेक्टर a इज इक्वल टू, a वेक्टर है 3i + 4j + 0 k की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो आपको बस ऐसे देखने के लिए दिया भाई कि आप लोग पक ना जाओ बेकार में कि खत्म है, k है ही नहीं इसमें। कह रहे हैं देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a इज, सर इतना आसान सवाल क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का तो सर फॉर्मूला होता है कि जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अब अगर मैं वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, सो व्हाट इज द वेक्टर, द वेक्टर इज 3i + 4j, बस बहुत है सर, 0 की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइड कर दे मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट लगाओ, i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर, डन हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 16, 16 है 9, 25 का रूट होता है 5, सिंपल सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i + 4j डिवाइडेड बाय 5, जिसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके भी लिखें तो 3/5i और 4/5j हो जाएगा। है कोई ऑप्शन, चेक कर ले सर, 3/4 नहीं 3/5 है, 3/5i + 4/5j, सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन बी। ठीक हो गया। आओ और क्या दिया ये भी देख लेते हैं भाई नेक्स्ट के अंदर आपके पास। नेट 1 का अगला सवाल जो कि आज देखा गया मेरा बेटा आपके पास, ये है ऑप्टिक्स के टॉपिक्स है। कह रहे मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज कितनी मैग्नीफाई हुई है तो वो उसी से पता चलेगा ना कि ऑब्जेक्ट था कितना बड़ा, लेंस लगाने के बाद कितना बड़ा नजर आ रहा है, उससे पता चलेगा ना आपको कि कितने % मैग्निफिकेशन हो गई। अब ये मैग्निफिकेशन 2 तरह से निकाली जाती है, मेरी बात समझना, ठीक है, ये आपके पास 2 तरह से निकाली जा सकती है। कैसे, सपोज करो मेरे पास एक
ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है वो ऑब्जेक्ट, ये है वो ऑब्जेक्ट, सही है, ये वो ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट के आगे मैंने एक लेंस लाके रख दी, तो लेंस क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट की आपके पास साइज को मैग्नीफाई करके दिखाता है आपको, ठीक हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी तो मैग्निफिकेशन है। हाँ बिल्कुल सर, कि कितनी मैग्निफिकेशन हुई कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 5 गुना मैग्नीफाई हो गया आपके पास। 5 गुना मैग्नीफाई होने का मतलब आपने मैग्निफिकेशन कैसे निकाली? हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया। और या इसको लोग साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इस मैग्निफिकेशन को आपके पास कहा जाता है मेरे बेटे लीनियर मैग्निफिकेशन। एक और मैग्निफिकेशन होती है, वो क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास, ये मेरा ऑब्जेक्ट है कोई। अगर इसको मैं नॉर्मली अपनी आंख से देखना हो आपके पास बेटा, तो आपके पास मुझे ये फॉर एग्जांपल एक एंगल पे नजर आ रहा है, वो एंगल है लेट्स से अल्फा, सही, वो एंगल क्या आपके पास अल्फा। अब यहीं पे जब मैं लेंस लगा दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहीं पे क्या किया, मैंने एक लेंस लगा दिया, तो लेंस लगाने के बाद अब जो ये एंगल बनाएगा आपके पास, अब जो भी एंगल आपके पास बनेगा, उस एंगल के ऊपर हमारे पास हम क्या बोलेंगे आपके पास, कि वो एंगल कहलाएगा बीटा। अब अल्फा क्या होता है आपके पास, ऑब्जेक्ट के साथ क्या एंगल सबटेंड हो रहा है। बीटा क्या होता है हमारे पास, के इमेज के साथ क्या एंगल सबटेंड हो रहा है। हो सकता है ये डायग्राम खराब हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सोचो। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपके पास बिना लेंस लगाए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसके साथ क्या एंगल बना हमारी आंख का, ठीक है, वो अल्फा हो गया। और लेंस लगाने के बाद जो इमेज बनी, उससे क्या एंगल बना हमारे पास, वो बीटा हो गया। सर ये रे डायग्राम गलत बनाई है, वो सब ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्निफिकेशन में एक और तरीके से भी निकाल सकता हूं, मैं बीटा को अल्फा से डिवाइड कर दूं, तो इस तरह से जो मैग्निफिकेशन मुझे मिलेगी, ये मैग्निफिकेशन मेरे पास कहलाती है मेरे बेटे एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, एक होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, एक होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा ठीक हो गया सर। तो आपके पास यहां पे क्या पूछा है कि अगर मैं साइज को साइज से डिवाइड कर दूं, तो सर ये देखना, साइज को साइज से, हाइट ऑफ इमेज मतलब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दूं, तो कौन सी मैग्निफिकेशन मिलेगी? लीनियर मिलेगी, ना एंगुलर मिलेगी, ठीक है, ना लेटरल ना वर्चुअल, बल्कि हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लीनियर मैग्निफिकेशन हमें अचीव होगी यहां पे। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आती है आप सब लोगों को? आओ देखिए नस्ट में और क्या दिया गया आज, तो और क्या दिया गया भाई, अगर इसको हम लोग देखें, कह रहे हैं इफ अ पेंडुलम वाइब्रेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज, एक पेंडुलम है वो वाइब्रेट कर रहा है 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, डन हो गया। व्हाट इज इट्स लेंथ, ये बताइए उसकी लेंथ कितनी होगी? सर पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g ओवर l, डन हो गया सर, इजी है। आइए जरा इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। हमें कौन चाहिए यहां से? लेंथ चाहिए, तो लेंथ को अगर मुझे निकालना है तो सर सारी वैल्यूज तो पुट करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 2 पाई f, ठीक हो गया सर, और यहां पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट g ओवर l, डन। मैंने अकेला करा थोड़ा सा इसको, मुझे लेंथ चाहिए, रूट l यहां चले जाएगा हमारे पास, डन हो गया, और रूट g यहीं पे रहेगा, और 2 पाई f यहां पे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए, तो मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ जाएगी दोनों साइड्स पे, कर दी सर, स्क्वायरिंग कर दी। तो अब आपके पास क्या होगा? सिंपली अब हमारे पास अगर हम लोग देखें बेटा, तो आपके पास यहां पे स्क्वायरिंग करने के बाद लेंथ अकेला हो गया। लेंथ अगर मेरे पास यहां पे आपके पास आइसोलेट हो गया, तो बस अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। आओ आंसर निकालें। कैसे निकालेंगे सर? लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? अंडर रूट जी पे स्क्वायर था, तो सिर्फ जी बच गया, ठीक है। डिवाइड में क्या किया? 2 पाई और एफ पे स्क्वायर था, तो ये हो गया हमारे पास जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। आओ अब इसमें वैल्यूज पुट करें। कैसे करेंगे सर? करते हैं। लेंथ जी की वैल्यू होती है 9.8, ठीक है, जिसको फिलहाल एक काम करते हैं अपनी आसानी के लिए, हमारे पास जब हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं तो हम ले लेते हैं 10, डन हो गया सर। नीचे कौन आ रहा है? 4 पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू वैसे तो 3.142 होती है, लेकिन बेटा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस के लिए आप उसको 3 ले सकते हो ताकि आप अपना आंसर निकाल सको। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 9। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.5 का अगर हम स्क्वायर करें मेरे बच्चे, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.25, डन हो गया सर। पॉइंट काटा, 2 डिजिट्स हैं, 2 अंडे लग गए ऊपर हमारे पास, इजी हो गया आपके पास। 4 1 4, ठीक हो गया सर। 4 25 से 100 होता है, 25 और अंडा 250 हो जाएंगे, डन हो गया सर। 25 1 25, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास सर? 10, ठीक हो गया सर, 10 आ गया हमारे पास। तो 10 डिवाइडेड बाय 9 चल रहा है, अगर हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में भी जाएं तो क्या चल रहा है? 10 डिवाइडेड बाय 9। 10 डिवाइडेड बाय 9 का मतलब तकरीबन 1.1 के करीब आंसर है। अब ये मेरी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस है। नाउ आई विल गो टुवर्ड्स द आंसर्स। 0.25 है, 0.5 है, 2 है, या 0.998 है? व्हिच वन इज द नियरेस्ट? नाउ यू कैन सी, तो सर ऑप्शन सी इज द नियरेस्ट ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 0.998 मीटर्स।
डन हो गया। यहां तक आई होप सो कि आप लोगों को बात समझ में आती होगी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.998 मीटर्स। डन। और देखें और क्या है हमारे पास आज नेट वन में, कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये लिखा हुआ है, इसका काम किस लिए इस्तेमाल होता है। इंटरफेरेंस के पैटर्न्स ऑब्जर्व किए जाते हैं और उन इंटरफेरेंस के पैटर्न, चूंकि इंटरफेरेंस वेव करती है, लाइट करती है, तो उससे हम लोग फिर आपके पास लाइट की जो वेवलेंथ है वो फाइंड करते हैं कि आपके पास किसी भी लाइट की कितनी वेवलेंथ है, वो उसके इंटरफेरेंस पैटर्न से फिर हम लोगों को निकालने को मदद मिलती है कि हम लोग उसकी वेवलेंथ बता सके लाइट की कितनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउंड। साउंड से तो ताल्लुक ही नहीं सर इंटरफेरोमीटर का, क्या है मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक हो गया। आओ देखें और क्या क्या आया है आपके पास। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ड्रॉन। आओ बना देते हैं ना साथ साथ, कह रहे हैं इफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ड्रॉन। डन हो गया, बना दिया हम लोगों ने, कोई ग्राफ आ गया। कह रहे हैं फॉर एन आइडियल स्प्रिंग व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट। ये स्लोप क्या बताएगा। अच्छा सर, स्लोप हमारे पास बराबर होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। नाउ ऑन y एक्सिस वी हैव गॉट फोर्स एंड ऑन x एक्सिस वी हैव एक्चुअली गॉट डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज x। नाउ लुकिंग एट द हुक्स लॉ फार्मूला, वो तो सर हमारे पास होता है F is equal to kx। अब यहां से अगर मैं देखूं तो F over x किसके बराबर आ जाएगा, k, which is a spring constant। So the slope of force versus displacement graph for an ideal spring is actually equal to spring constant k। तो आपके पास आंसर क्या हो गया सर, mass of the spring नहीं, acceleration due to gravity, potential energy, सब गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, spring constant k। ठीक हो गया। अब चेक करते हैं कि भाई और क्या क्या चीजें आई हैं हमारे पास आज के पेपर में। कह रहे हैं इफ अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड एक्सियली एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉइल कनेक्टेड टू अ क्लोज सर्किट। डन हो गया। एक बार मैग्नेट को मैंने प्लेस किया हुआ है आपके पास थोड़ा सा दूर, ठीक है, किसके पास साथ, एक कॉइल के साथ, जिस कॉइल को हम लोगों ने किसी न किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से आपके पास कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। कॉइल कनेक्टेड इन अ क्लोज सर्किट, कॉइल किसी क्लोज सर्किट में कनेक्टेड यानी कि कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। सही हो गया। कह रहे हैं द करंट इन द कॉइल विल बी इंड्यूस्ड व्हेन। इस कॉइल में करंट आपके पास कब इंड्यूस होगा, इस कॉइल में करंट जो है कब इंड्यूस होगा, आओ देखते हैं कब इंड्यूस होगा। द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब मैग्नेट को मैं करीब लेके जाऊंगा या दूर लेकर आऊंगा इससे एक कांस्टेंट स्पीड पे, सर जब मैं करीब लेके जाऊंगा तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंटरैक्ट करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा तो फैराडे कहता है कि जहां फ्लक्स चेंज हो जाए, चाहे बढ़े चाहे कम हो, जहां फ्लक्स चेंज हो जाए वहां पे ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो जब मैं करीब लेके जाऊंगा फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगा। मैं दूर लेकर आऊंगा फ्लक्स कम होगा, ईएमएफ तब भी इंड्यूस होगी, करंट तब भी इंड्यूस होगा। बी पार्ट, बी ऑप्शन, सॉरी। यानी द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। मैग्नेट को फिर वो बोल रहे हैं टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करो, वेरिंग स्पीड, तेज ज्यादा हल्का कैसे भी करके मैं इसकी स्पीड चेंज कर कर आके इसके आपके पास करीब या दूर लेके जाना स्टार्ट कर दूं, फिर क्या होगा, तब भी सर इंडक्शन होगी। तो इंडक्शन तो दोनों केसेस में हो रही है। तो सी क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपके पास दोनों केसेस में इंडक्शन होगी, चाहे आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करें या वेरिएबल स्पीड से मूव करें, क्योंकि फैराडे कहते हैं फ्लक्स जहां चेंज होगा वहां आपके पास इंडक्शन होती है भैया। ठीक हो गया। और देखें और क्या पूछा जा रहा है। If a capacitor of 10 microfarad is charged to a potential difference of 100 volts, सर चार्ज कैपेसिटेंस आ गई C, 100 वोल्ट वोल्टेज आ गया। सर क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी बताओ कितनी स्टोर होगी भैया। सर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का तो फॉर्मूला होता है हाफ CV²। हाफ इज हाफ, C इज हाउ मच, 10 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 एंड वोल्टेज इज 100 को हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उस पर स्क्वायर लग गया। ओके हो गया सर। हाफ करना है हम लोगों ने किसको, 10 और 10 की पावर -6, समझना 10 इंटू 10 की पावर -6 जो है आपके पास, ये क्या बन जाएगा मेरे बेटे, 10 इंटू 10 की पावर -6 बन जाएगा 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 4 से। डन हो गया सर। अच्छा बीच में ये सॉरी मल्टीप्लाई था, मैंने इक्वल टू लगा दिया। -5 + 4 कितने हो जाएंगे, -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का मतलब है 1/10। डन हो गया सर, यहां तक भी बात समझ में आती है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास भैया 1/20। अब 1/20 को अगर आपने सॉल्व करना है मेरे बच्चे, तो ये लो सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, आपने एक अंडा लगाया, नहीं हो रहा, फिर एक 0 लगा के अंडा लगा दिया, तो ये 25 से 100 हो जाएंगे हमारे पास। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.05। सो द आंसर ओवर हियर फॉर द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड
मेथड इज 0.05 एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ए में ही लिखा हुआ है 0.05 जूल्स हमारे पास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास 0.05 जूल्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट में कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज इन अ कॉम्बिनेशन इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दो फोकल लेंथ, दो कन्वर्जिंग लेंसेज को जब कंबाइन करके रखा गया, ये दो कन्वर्जिंग लेंस आ गए हमारे पास, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। एंड द पावर ऑफ वन लेंस इज 1 डायोप्टर, में से एक की पावर 1 डायोप्टर है, कह रहे हैं देन द पावर ऑफ द अदर लेंसेज, दूसरे लेंस की पावर निकाल के दिखाओ। और निकालते हैं। देखो बेटा कन्वर्जिंग लेंस के केस में जब हम पावर्स की बात करते हैं तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बराबर होती है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओवरऑल पावर नहीं बताई हुई लेकिन ओवरऑल फोकल लेंथ बताई हुई है, तो पावर होती है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल सर, ठीक हो गया। पहले वाले की पावर कितनी बताई हुई है 1 डायोप्टर, आपके पास 1 लिख दिया मैंने। दूसरे वाले की निकालनी है P2 निकालना है मुझे यहाँ पे 1/f। फोकल लेंथ कितनी सर 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मतलब मीटर में हो जाएगी 0.1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस P2। डन हो गया सर। 1/0.1, पॉइंट काटेंगे घंटा लगेगा 10, 1 माइनस हो गया यहाँ के -1, 10 - 1 9, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास 9 डायोप्टर्स। हमारे पास सेकंड लेंस की पावर कितनी आ गई 9 डायोप्टर्स आ गई, ना 5 है ना 10 है, बल्कि आपके पास ना 11 है, बल्कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9 डायोप्टर्स हमारे पास, ठीक हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का हमारे पास मेरे भाई 9 डायोप्टर्स। आओ देखते हैं आगे और क्या क्या सवाल है भाई आज हमारे पास नेट 1 में। कह रहे इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज 4x, मैग्निफिकेशन बता दी टेलीस्कोप की जो कि कितनी है 4x है। और मजे की बात याद रखना कि मेरे बेटे टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है that is actually equal to focal length of objective divided by focal length of eyepiece। सही हो गया सर। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 4 बराबर है किसके FO ओवर FE के, FE डिवाइड हो रहा है 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के। किसके बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के। अब ऑप्शंस क्या कह रहे हैं कौन ट्रू है बताओ, ट्रू बताना है। एक कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सही है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव FO is 4 times the focal length of eyepiece। yes sir, is 4 times the focal length of eyepiece, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो मुझे आगे कुछ पीछे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बोला भाई करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, सही है जी। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक हो गया सर। आज थोड़े से डिफरेंट तरह के सवाल देखे गए वैसे नेट 1 के अंदर आपके पास है सारे वही टॉपिक्स जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, जो कि आप लोगों ने बैच के अंदर मेरे बेटे कंप्लीट भी किए हुए हैं। और मजे की बात आप लोगों में से वो बच्चे जो कि बैच का पार्ट है उन तमाम स्टूडेंट्स के पोर्शन में काउंट होते हैं जिन्होंने पहली बार आपके पास नेट 1 का जो सिलेबस है वो नेट 1 के डेट से पहले ही कंप्लीट कर लिया था आपके पास, ठीक है। तो अगर आप में से कोई मेरे बच्चे एस्पायरेंट ऐसा भी है जो कि ये वीडियो देख रहा हो जिसने नेट 2, 3 या 4 ट्राई करना है, तो लाजमी हमारे बैच की डिटेल जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा कि कैसे ज्वाइन करना है और क्या क्या चीजें आपके पास उसमें आपको अवेलेबल है, ताकि आप कंपैरिजन कर सको कि आपको भाई कितनी प्राइस में कितनी फैसिलिटीज और क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, और आगे अपनी तैयारी भी अच्छी कर सको और इस जैसे सवालों को अपने पास इजीली अपने पास सॉल्व करने के काबिल बन सको। आओ देखते हैं और क्या क्या आ रहा है हमारे पास भाई। आज हमारे पास जो अगला सवाल देखा क्या कह रहे हैं, हीट इज डिफाइंड एज, सर हमें तो याद है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें क्या याद है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी बोलने हीट को कैसे डिफाइन करते हो भैया, ए एनर्जी ड्यू टू मोशन। सर ये तो मेरे ख्याल से बच्चा रटा हुआ है। द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। It is different, it is not heat. Heat is something जो कि एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। वो एनर्जी जो जब भी फ्लो करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है दो बॉडीज के दरमियान, ठीक है। बी में कह रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। Yes, that is it. हीट एनर्जी कौन है आपके पास, वो एनर्जी जो कि कब ट्रांसफर हो रही है जब टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया आपके पास दो बॉडीज के दरमियान। तो दिस इज व्हाट हीट इज हमारे पास। सी में क्या कह रहे थे स्टोर्ड एनर्जी, नहीं हीट इज नॉट स्टोर्ड एनर्जी। हीट जिस बॉडी में अब्सॉर्ब होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी बनके स्टोर होती है उसमें। तो हीट is never stored energy. Heat is always that energy which is in transition, जो हमेशा मूव कर रही है एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। सही हो गया। और फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एनर्जी इज नॉट फोर्स। फोर्स एंड एनर्जी इन फिजिक्स आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ये तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं होगी। आओ देखें और क्या क्या दिया भाई आज के पेपर में। कह रहे
कह रहे न्यूटन्स रिंग्स इज द फिनोमेना ऑफ ब्राइट रिंग बन रहे हैं, डार्क रिंग बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? लाइट रेज एक दूसरे के साथ सुपरपोज करती हैं, लाइट और लाइट मिलके डार्क रिंग बना रही हैं, लाइट और लाइट मिलके ब्राइट रिंग्स बना रहे हैं। सर ये तो सर इंटरफेरेंस का फिनोमेना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ब्राइट रिंग बनती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डार्क रिंग बनती है। मजे की बात यहां पे बताओ, एक ट्विस्ट कैसा है छोटा सा, जहन तो ये कहता है कंस्ट्रक्टिव के ऊपर ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव के ऊपर डार्क, लेकिन आपके पास न्यूटन रिंग में थोड़ा सा फिनोमेना डिफरेंट भी हो जाता है। एनीवेज उसकी डिटेल में जाने के लिए तो आपके पास मेरे बेटे बैच का लेक्चर मौजूद है, आप वहां पे देख सकते होंगे। एनीवेज आपके पास यहां की अगर हम बात करें कि न्यूटन रिंग जो फिनोमेना है वो किस चीज को प्रेडिक्ट कर रहा है, तो सिर्फ सिंपली अभी आपने बोलते बोलते बता दिया, इंटरफेरेंस को शो कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट या डार्क रिंग्स बनती है हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ना डायफ्रैक्शन, ना रिफ्रैक्शन, ना पोलराइजेशन, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपके पास। ठीक है जी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आओ और देखें भाई क्या है आज। कह रहे इन प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द रेंज इज रेंज कितनी दे दी? 4 times the height, maximum height, then the angle of projection is, range is 4 times the height, range is actually equal to v naught square sin 2 theta divided by g, while height is actually equal to v naught square sin square theta divided by 2g। ओके सर, ओके, g ने g को काटा, v naught square ने v naught square को मार दिया। अच्छा, now this sin 2 theta in trigonometry is actually equal to 2 sin theta cos theta, and here we have got 4 sin square theta divided by 2। ओके हो गया, एक साइन ने एक साइन को काटा सर, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, साइन यहां तक कॉस यहां तक कॉस बन जाएगा, साइन के नीचे क्या बन जाएगा सर आपके पास? tan थीटा बन जाएगा, यहां बच जाएगा 1, तो थीटा कितना हो जाएगा सर? tan इनवर्स ऑफ 1 which is actually equal to 45 degrees। So the right answer for this question will become ना 30, ना 60, ना ही 53, बल्कि ऑप्शन बी 45 डिग्रीज। सो एट 45 डिग्रीज अगर हम लोग 45 डिग्री के ऊपर आपके पास मेरे बेटे किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, तो एक तो वो अपनी मैक्सिमम रेंज को कवर करता है, एक तो वो क्या करता है? मैक्सिमम रेंज को कवर करता है। दूसरा वो आपके पास मेरे बेटे उसकी जो रेंज है, जो भी मैक्सिमम रेंज होगी, वो 4 गुना होगी उसकी हाइट के इस एंगल के ऊपर। आती है बात समझ में? और आगे देखते हैं कि और क्या क्या देखा जा रहा है भाई आज के पेपर में। कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद v नॉट x, यानी कि हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई है 10 मीटर पर सेकंड, डन हो गया। एंड v नॉट y 20 मीटर पर सेकंड उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है। कह रहे हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल? आओ निकालें सर। रेंज का फॉर्मूला भी पीछे ही लिखवाया था आपने, v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा, जिसको हम लोग 2 sin थीटा cos थीटा भी तो लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में कौन है? g। ये v नॉट स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये 2 v नॉट है, सही हो गया। एक v नॉट को sin थीटा के साथ लिख दो, v नॉट sin थीटा इज द y कंपोनेंट ऑफ v नॉट, ठीक है। एक v नॉट को cos के साथ लिख दो, इट इज द x कंपोनेंट, और साथ में ये 2 as it is आ गया, डिवाइड में कौन आ गया? g। आओ वैल्यूज पुट करें। 2 v नॉट y इज हाउ मच? v नॉट y इज 20, v नॉट x इज हाउ मच? इट इज 10, डिवाइड बाय g। g को 10 ले लेते हैं, 10 ने 10 को काटा, 22 आर 40 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे भाई? 40 मीटर्स हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है सर? ना ए है, ना बी है, बल्कि ना ही डी है आपके पास। द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी 40 मीटर्स। आती यहां तक बात समझो भाई कि आपके पास किस तरह से हम लोगों ने रेंज कैलकुलेट करी जब हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स गिवन थे आपके पास। आए सर और देखते हैं कुछ सवाल क्या क्या है। तो और अगर हम लोग देखने पे जाते हैं भाई, तो एक और सवाल आपके पास ये आया जो कि वर्क पावर एनर्जी से ताल्लुक रखता है। एक्चुअली डायनेमिक्स में भी इसको हम शामिल कर सकते हैं कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया मैंने, तो व्हाट हैपेंस टू इट्स मोमेंटम? मोमेंटम पे कितना फर्क पड़ेगा ये बताएं सर आप। तो भाई मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपस में जो ताल्लुक है वो कुछ इस तरह का है। मोमेंटम बराबर होता है √2 टाइम्स मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के, √2 टाइम्स मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के। सवाल कह रहा है मोमेंटम छिड़ेगा, पक्का छिड़ेगा कब? जब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। चेक करते हैं, आओ भाई 2m काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दी? डबल कर दी। ओके सर, डबल कर दी, 2k कर दी हम लोगों ने। अब ये जो 2k आपने करी है, समझना 2mk तो सर पुराना मोमेंटम नहीं था, बिल्कुल पुराना मोमेंटम था। ये √2 एक्स्ट्रा आ गया, तो √2 के साथ पुराना मोमेंटम लिख दो, विच मींस दैट कि आपका मोमेंटम कितना छिड़ जाएगा पहले के मुकाबले में? √2 टाइम्स छिड़ जाएगा।
समझे कितना छिड़ जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ओनली, इतना चेंज आएगा हमारे मोमेंटम के अंदर। है कोई ऑप्शन सर? जीरो नहीं है, आधा भी नहीं है, डबल भी नहीं हो रहा, बल्कि कितना हो रहा है, रूट 2 टाइम्स हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी बिकम्स अंडर रूट 2 टाइम्स। ठीक हो गया। और क्या दे रहे हैं सर, नस्ट वाले दिखाएं जरा, और सवाल दिखाएं, अभी तक के तो सारे पानी चल रहा है। कह रहे हैं अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर्स फ्रॉम लेफ्ट, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेफ्ट से एंटर हो रहा है। ओके हो गया, ये लो कर दिया रेड से एंटर मैंने। किधर एंटर हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है उसके। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज, इनटू द पेज के लिए सर हम क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। डन हो गया। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल? सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जिंदाबाद। फोर्स फील्ड चार्ज, फोर्स फील्ड चार्ज, फोर्स फील्ड चार्ज। अब लगाते हैं फोर्स फील्ड चार्ज, फील्ड कहां जा रही है सर, इनटू द पेज। फिंगर रख दी मैंने, इंडेक्स फिंगर देखो अपनी बिल्कुल इनटू द पेज। अच्छा, चार्ज कहां जा रहा है सर, मिडिल फिंगर, ये जा रहा टुवर्ड्स द, सॉरी फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो थंब जहां ओपन होगा वहां फोर्स लगेगी पॉजिटिव के ऊपर, थंब तो ऊपर ओपन हो रहा है तो पॉजिटिव पे कहां फोर्स लगेगी, अपवर्ड्स। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो डाउनवर्ड्स फोर्स लगती, नेगेटिव पे ऑपोजिट होता है इस रूल के। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ना इनटू, ना राइट, ना आउट, बल्कि ऑप्शन डी अपवर्ड, क्योंकि थंब वाज गोइंग अप तो आपके पास आपकी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी सर, अपवर्ड्स आ जाएगी हमारे पास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपवर्ड्स। आए सर और दिखाएं इस तरह के सवाल क्या क्या आ रहा है नेट के आज नए तरीके के सवालों में। कह रहे इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, परपेंडिकुलर है दोनों, दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल है, देन प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू। अच्छा, ए प्लस बी का प्रोडक्ट निकालो और ए माइनस बी का प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। निकालते हैं सर, ए प्लस बी जो है, अगर हम यहाँ पे a प्लस बी निकालने पे आए तो ये बराबर होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस n2ab। ठीक है, अब इन्होंने सवाल में खुद बता दिया कि सवाल क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स, तो यहां क्या आ जाएगा cos 90। सर मजे की बात, cos 90 इज एक्चुअली इक्वल टू 0। cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर है आपके पास। अच्छा, अगर cos 90 0 के बराबर होता है तो हमारे पास मेरे बेटे ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्या बच जाएगा सर, सिर्फ जो बच जाएगा हमारे पास वो बच जाएगा a प्लस बी। सही है, और a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। डन हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है हम लोगों को। सही हो गया, आगे देखते हैं। इसी तरह से a माइनस बी भी निकाल लें। a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा सर, यही फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस जाता है इस जगह पे। ये हो जाता है एक पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड माइनस 2ab cos 90। मजे की बात सर, cos 90 अंडा है तो ये भी खत्म हो जाएगा, यहां पे भी यही बचा। a माइनस बी भी किसके बराबर आ रहा है, अंडर रूट ऑफ a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डन हो गया सर। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है आपके पास। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं आपके पास तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसके लिए अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालने में जाते हैं बेटा, तो देखिए आपके पास आपने कहा कि भाई a प्लस बी डॉट ए माइनस बी करना है मुझे। डन हो गया सर। तो a प्लस बी जो है सर वो तो इसके बराबर था, जिसका मतलब मुझे अंडर रूट ऑफ a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ, दूसरा, वो भी सर सेम ही चीज तो है। जब सेम ही चीज है आपके पास तो अब देखो बेटा, अगर हमारे पास सेम ही चीज है तो आपके पास सर यहाँ पे काम करते हैं ना, दोनों रूट है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। सवाल एक चीज और कह रहा है, कह रहे टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर, ये तो सर हमने नोट किया, एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी बराबर है सर। अगर मैग्नीट्यूड्स भी बराबर हैं तो a और b बराबर हो जाएंगे, a और b बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब मैं b की जगह भी तो a लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। है कोई ऑप्शन सर, अंडा तो नहीं है। अच्छा, तो a का स्क्वायर भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ, a माइनस बी भी नहीं है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। सर बेस्ट हो गया। इस तरह के सवाल भी मेरे बेटे आप लोगों को सॉल्व करने आने चाहिए, जो कि वेक्टर्स के अंदर मुझे अच्छी तरह से याद है, आप लोगों सर रोनाल्ड ने बड़े तरीके से पढ़ाई थी ये तमाम टॉपिक्स। सम ऑफ वेक्टर्स के अंदर
मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद पड़ता है तो कोई सैकड़ों आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसको सॉल्व करने के बाद मेरे ख्याल से इन सवालों को देख के तो ये तो आसानी लगने वाले हैं। ठीक है, एनीवेज अब आगे देखते हैं। कह रहे two masses of 7 kg and 5 kg are connected by a smooth string over a pulley। सही हो गया। कह रहे such that they both hang vertically। सही है सर, अटैच कर देते हैं। आपके पास एक पुली के साथ मैंने अटैच किया हुआ है, आपके पास के ऊपर एक स्ट्रिंग गुजारी हुई है, दो मासेस हैंग है, एक 7 kg है, ठीक है, और एक 5 kg है। डन हो गया सर आपके पास। कह रहे उसके बाद व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर ऐसे केस में टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक हो गया, और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 एज इट इज आ गया, मास 1 कितना है हमारे पास 7, मास 2 कितना है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई जी को थोड़ी देर के लिए 10 मान लेते हैं। 2 1 जा 2, 7 प्लस 5 12 होते हैं, 6 आ गया आपके पास, 7 5 होते हैं सर 35 अपॉन 6। अगर 36 अपॉन 6 होता तो कितना आसान होता, 36 अपॉन 6 होता मैं 6 कर देता, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, मैं इसको 6 मान लेता, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से आपके पास। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है 6 into 10 60। नाउ लुक फॉर द नियरेस्ट आंसर विद 60। 60 का जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो कौन सा है, 49, 57.2, 68.6 या 19.6। क्लियरली ऑप्शन बी 57.2 न्यूटन। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी 57.2 न्यूटन। आती है यहां तक बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर। हाँ भाई, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास किस ऑर्डर में लिख सकते हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी आती है। तो मेरे बेटे मेरी एक बात समझना, देखो आपके पास मेरी एक बात समझो, इसको इस तरह बल्कि ऐसे करते हैं, छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास आपने साइकिल स्टार्ट करनी है चलाना, जब आपने साइकिल रोकी हुई है तो उस वक्त समझ लो आपकी बॉडी के ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स इतनी ज्यादा लगी हुई है कि उसने आपको रोक दिया, जिसको हम कह रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आपने साइकिल स्टार्ट करना शुरू करनी है, आप जो पहला पेडल मारते हो, आप जो पहला पेडल रखते हो अपने पास, वही सबसे मुश्किल होता है, उसी में सबसे ज्यादा फोर्स लगती है, क्योंकि उस वक्त आप स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे होते हो। फिर जैसे जैसे आप अपने पास इजीली अपनी फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो तो आपके पास वो फ्रिक्शन कम होने लग जाती है। जब आप मूव कर रहे हो तो मूव करते वक्त जो आपकी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका क्लियरली मतलब क्या हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगी और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। डन हो गया सर, यहां तक बात समझ में। काइनेटिक की एक टाइप होती है रोलिंग, जो कि उससे भी कम है। जब आपके पास हम लोग बात करते हैं कि मेरे बेटे अगर मैं बात करूं अपनी, मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर इस वक्त लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं चलना शुरू हो गया तो मुझ पे क्या लग रही होगी आपके पास, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं एक व्हील होता तो मैं रोल करता हुआ जाता, जब मैं रोल करता हुआ जाता तो उस वक्त मेरे कॉन्टैक्ट जो जमीन से बनता है वो सिर्फ एक पॉइंट का बनता, तो उस वक्त मेरे ऊपर सबसे कम फ्रिक्शन लग रही होती, जिसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज द लीस्ट ऑफ ऑल। तो सबसे बड़ी स्टैटिक, फिर काइनेटिक, फिर रोलिंग। और देखते हैं, कह रहे स्टैटिक बड़ी है, सही है, काइनेटिक से बड़ी है, लेकिन रोलिंग भी काइनेटिक से बड़ी है, गलत। स्टैटिक बड़ी ना स्टैटिक को छोटा कर दिया, गलत, छोटा कर दिया, गलत। डी स्टैटिक बड़ी है काइनेटिक से और काइनेटिक बड़ी रोलिंग से, बिल्कुल सही है। तो सर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, कि सबसे बड़ी स्टैटिक, फिर काइनेटिक, और फिर कौन आ रही है हमारे पास, रोलिंग फ्रिक्शन। यहां तक आती बात समझ में भाई? आओ फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 इज इक्वल टू दिस टू r2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर हमारे पास, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है हमारे पास, i प्लस 2j प्लस 3k। यहां से मूव करके हमारे पास एक बॉडी दूसरे पॉइंट तक चली गई जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितना है, कह रहे हैं r2 जो है हमारे पास किसके बराबर है, 4i प्लस j प्लस k। डन हो गया सर। आपसे कह रहे हो इसके ऊपर जो फोर्स लगी ये काम करवाने के लिए, वो फोर्स कितनी लग गई हमारे पास, 2i माइनस j प्लस k। कह रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन। आओ निकालें। देखो बेटा वर्क डन जो होता है आपके पास, ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, अब ये सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आसान है, कहां से शुरू हुई, यहां से यहां तक गई है, इस पोजीशन में से इस पोजीशन को माइनस कर दो, आपको इनके दरमियान की डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगी। आओ माइनस करते हैं, i में से i को करा 4 माइनस i, कितने हो जाएंगे 3i। डन हो गया सर। फिर j माइनस 2j माइनस j बचेगा, k माइनस 3k माइनस का 2k बचेगा, ये आ गई सर r की वैल्यू। आए हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। फोर्स वेक्टर कितना दिया हुआ सर, 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, डॉट हो रहा है r के साथ, r कितना दिया हुआ सर, 3i माइनस j माइनस का 2k। डन हो गया। और सॉल्व करें, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 1,
ठीक है, +1 इंटू -2 -2, 6 + 1 होते 7, 7 - 2 कितने होते हैं भाई आपके पास 5। तो आंसर कितना आ गया सर वर्क का 5 जूल्स। आंसर कितना आ गया हमारे पास सिंपली 5 जूल्स आ गया। इफ द आंसर इज 5 जूल्स देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर मेरे बेटे। तो आंसर ए तो नहीं है सर, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 5 जूल्स। आओ देखें आगे क्या है आपके पास। कह रहे सवाल के अंदर टू कन्वर्जिंग लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ f। एक और कॉम्बिनेशन का सवाल आ गया, दो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, ये आ गए, दोनों की फोकल लेंथ f है, दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में प्लेस कर दिया। कह रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल के दिखाइए। तो सर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बराबर होती है 1/f1 + 1/f2। मैं कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को कैपिटल F कह देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो 1/F किसके बराबर हो जाएगी 1/f + 1/f, क्योंकि इन्होंने बोला है कि दोनों की फोकल लेंथ f है भाई, ये कितने हो जाएंगे सर 2/f। तो 1/F किसके बराबर हो जाएगा 2/f के। तो सर रेसिप्रोकल कर ले, किसके बराबर हो जाएगा फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ आ रही है वो f/2 आ रही है, f नहीं आ रही बल्कि ऑप्शन सी f/2 आ रही है आपके पास। ठीक है जी, आओ और चेक करेंगे भाई आज किस किस तरह का और सवाल आया आपके पास। कह रहे सवाल में In a PN junction, the barrier potential provides opposition to। देखो भाई इस तरह के सवाल है पिछले दिनों में काफी करवाता हुआ आ रहा हूं। पीएन जंक्शन में क्या होता है, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। एन टाइप पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होकर आपके पास पी टाइप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे होल्स बन जाते हैं। और ये होल्स और ये जो आपके पास लेयर है, ये जो दीवार बनती है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो कि आपके पास फर्दर चार्जेस को एक दूसरे की तरफ मूव करने से रोकती है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को होल्स की तरफ मूव करने से रोकती है। ये काम होता है पोटेंशियल बैरियर का। इसको तोड़ने के लिए हम लोगों को फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉरवर्ड वोल्टेज से ये टूटती है, फिर इस पर करंट फ्लो करता है। बट ये ऑपोजिशन किसको दे रही है सर, ये सारे मेजॉरिटी चार्जेस को ऑपोजिशन दे रही है, मूव नहीं करने दे रही उन्हें। जितना भी मेजॉरिटी कैरियर है वहां पे चार्जेस का मौजूद, उन सबको आपके पास डिफ्यूज नहीं होने दे रही है, करंट नहीं मूव करने दे रही है। ए कह रहा है मेजॉरिटी कैरियर्स, बी कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, सी कह रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स, डी कह रहा है होल्स ओनली। तो सिर्फ किसको कर रही है सर, ऑप्शन ए मेजॉरिटी कैरियर्स को फिर आपके पास ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है, जिसको तोड़ना जरूरी होता है फॉरवर्ड वोल्टेज। देखें आती यहां तक बात समझ में। तो मेरे बेटे अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि आपके पास एक मिक्स ब्लेंड रहा, फर्स्ट ईयर के भी एमसीक्यूज थे, सेकंड ईयर के भी एमसीक्यूज थे और थोड़े से डिफरेंट थे। तो ये जरूर एक्सपेक्ट करो कि मेरे बेटे आपके पास आप जो पास्ट पेपर्स में देख रहे हो या जो करंटली हमारी वीडियोस देख रहे हो उस जैसे एमसीक्यूज उस दिन नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी तैयारी पूरी करके जानी है, जिसके लिए लाजमी होना चाहिए कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हुआ हो, जिसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की गई हो ताकि आपने सॉल्व की हो, जिसके लिए आपको मैक्सिमम फुल लेंथ पेपर्स दिए गए हो ताकि आपने सॉल्व किया हो, तो आप जाके इन सवालों को फिर इजीली सॉल्व कर पाते हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया मेरे बेटे, तो आपको मेरे बेटे भाई एक जरूरत है फिर आपके पास एक ऐसे बैच की जिसको आप ज्वाइन करें और आपको ये सारी चीजें उसके अंदर मिनिमल तरीन कॉस्ट के अंदर मिल सके। और ऐसे बैच की अगर डिस्क्रिप्शन जाननी है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी है, क्या क्या क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। ठीक है, और यहीं पे मेरे बेटे मुझे दीजिएगा इजाजत। सैयद हंजला बुखारी को अल्लाह हाफिज। सेकंड नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर अगर आपके नेट 1 में जो भी स्कोर आया, नेट 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नेट 1 में स्कोर कम आना इट नेचुरल बात है, पहली दफा बच्चा टेस्ट देता है। किसी भी नेट के अंदर किसी भी पार्ट का सिलेबस ज्यादा या कम नहीं आता, आपके पास मिक्स सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के एफएससी का, एप्टीट्यूड का। तो रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। तो आपको बैजेस के अंदर क्या खास बात मिलती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। भाई बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कवर होता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को चीजें कवर अप करवाते हैं और कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सपेंड हो रही होती हैं। अब कोई बच्चा अगर वीक डेज पे बिजी है तो वीकेंड की क्लासेस को ले ले, कोई वीकेंड पे बिजी है तो वीकडेज के ले ले। बट अगर आप चाहते हो कि नेट 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो तो आपने कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है बेटा ये हमारे स्पेशलाइज्ड एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है और बहुत जल्द आप लोगों को ऐप का इंशाल्लाह ताला एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है। एलएमएस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है अपने आईडी पासवर्ड के जरिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप लाइव क्लास को लेते हो और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा सबसे खास फीचर है कि भाई लाइव क्लास के अंदर टीचर जो भी टॉपिक कवर अप करवाएगा, जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं, जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो उसका प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से कोई चीज परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी।
और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। क्लास में जो टॉपिक कवर होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन कवर हुई, उसके 400 क्वेश्चन की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल गई, और फिर उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिकल वाइज क्वेश्चन मौजूद होंगे, जिसको हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस 400, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के उसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन मौजूद होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होंगे। और फिर जो हमारे एक तीसरे मेंबर होते हैं जो फैकल्टी के हर सब्जेक्ट के, जिनका नाम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, उनका काम होता है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का प्रॉपर्ली अगेन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये टेस्ट सिर्फ एक दफा कंडक्ट नहीं होते, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट का सिलेबस आपके पास अलग होता है। इसके अलावा जब एक महीना कवर हो जाता है तो फिर ग्रैंड टेस्ट आपके अलग होते हैं, जब तक जितना कंटेंट उस तक कवर हुआ उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके स्पेशलाइज्ड एफएलपीस कवर अप होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से कवर हो रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिलता है, तो अगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या करोगे? ये सारी फायदा आप लोगों को होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे फायदेमंद चीज जो यहाँ पे होती है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, साथ साथ आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो, तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इस बैच का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मली इदारों के अंदर ये होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाते हैं एक दफा की फीस के बाद। हमारे बैचेस के अंदर आप जो फीस पे करोगे ये पूरे एकेडमिक ईयर की होगी, अगस्त 2026 तक ये वैलिड होगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा कि भाई लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स, और प्रोफेसर हाशिम भी, सही है ना भैया? तो जैसे ही प्रोफेसर हाशिम लेट सपोज सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब आपको फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स सर हाशिम कंप्लीट करवाएंगे, वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सर आफ्ताब कंप्लीट करवाएंगे, सेकंड ईयर पे चले जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपने लेट सपोज किसी कॉलेज की वजह से, किसी कोचिंग की वजह से, एकेडमी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सके, मिस हो गई, वो दोबारा टॉपिक भी कवर होगा, सेम प्रोफेसर भी कवर करवाएगा, दूसरा टीचर भी कवर अप करवाएगा। प्रोफेसर बिलाल भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे इदारे का हिस्सा हैं। प्रोफेसर आफ्ताब एचओडी हैं भैया, मैथमेटिक्स के, कॉमिक्स कॉलेज का बड़ा मशहूर कॉलेज है। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश के हैं, सही है ना? मिस दोहा जैन है बिजनेस की तैयारी के लिए। सैयद बिलाल साहब हमारे पास मौजूद है बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए। अप्लाइड साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी हैं और प्रोफेसर आपके पास साद अक्कार भी हैं। तो भाई आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होगा। बायोलॉजी के लिए आपके पास प्रोफेसर शहरियार, प्रोफेसर शाफे मौजूद हैं जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो भाई आप लोगों की, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपको जो बैच मिलता है वो नेट ईकेट का मिलता है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, बीकेट के बैच में आते हो। आप अप्लाइड साइंसेज या एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो तो एमडीकेट के बैचेस के अंदर आते हो। तो बताने का मकसद ये कि आपके तमाम टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स कवर होते हैं। भाई ये तमाम फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को, अब आप देखते होंगे कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उस टीम के अंदर प्रॉपर्ली आपके पास कोऑर्डिनेटर का एक्सेस अवेलेबल है। भाई आपको अपना कोई एकेडमिक शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सबसे खास फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, भाई लाइव क्लासेस तो आप लोगों की हो रही हैं, मगर सबसे खास फीचर क्या है, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान की किसी इदारे के अंदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल फंक का किसी भी किताब का आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहीं फंसते हो, आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलहदा से, जो नॉर्मल क्लास का अलहदा है, नॉर्मल क्लास का अलहदा है। और ये जो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन है, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। ही इज अ वेरी सीनियर एप्टीट्यूड प्रोफेसर। तो वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। अगर एक हफ्ते में प्रोफेसर आफ्ताब के, प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस अलहदा हुई, दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल अलहदा होगा, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, दोनों की लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो, जैसे कि प्रोफेसर उस्मान हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेसर मौजूद हैं, बायो के अंदर दूसरे मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम ही खुद अपनी डाउट क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। मिस जोहा जैन आपको मिलती है बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप अलहदा होते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जो है ना बारी बारी जो मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो आप लोगों के स्पेशलाइज्ड बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम अलहदा है। अब आप सोचो कि यार 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं तो कितना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे डाउट टीम हमारी अलहदा है। ये डाउट टीम टीचर
टीचर्स की नहीं है, वो जूनियर टीचर्स होते हैं जो कि भैया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो हमारे डाउट टीम में मौजूद हैं। वो टीचर नहीं है, वो डाउट टीम में, क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो वहां पे पूछ सकते हो। तो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीम अलग होती है। तो आपको ये तमाम फीचर्स मिलने हैं। अगर ये फीचर्स यूट्यूब पे कहीं मिल जाए बेटा तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी वहां से कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेतहाशा बच्चे बैचेस में आते हैं हर साल और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, ई कैट की, या फिर एमडी कैट की, या बी कैट की, या नस बिजनेस स्कूल की, या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, मैरान की, आईबी की, लम्स की, जीआईके की, एनटीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कवर करना चाहते हो, आपके स्पेशलाइज्ड बैचेस होंगे जिन बैचेस में एफएलपीज भी कवर करोगे, मॉक टेस्ट भी कवर करोगे, पास्ट पेपर्स भी कवर करोगे। उसके लिए बैच का हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।